So, hello everyone, welcome to the channel Chemistry ज्ञान। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो देखो, यहाँ पर ना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैसे किया गया, किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किया गया वो भी जो है कैथोड रे ट्यूब के मदद से किया गया। इस प्रोटॉन के डिस्कवरी में आप देखोगे कैनाल रेस को। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, electrical discharge carried out in modified cathode ray tube to the discovery of canal rays carrying positively charged particles। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ दिए हुए हैं, बट बिफोर दैट हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या यहाँ पर। ये हम ना इसी डायग्राम की मदद से समझेंगे। एक्चुअली देखिए, जब प्रोटॉन की डिस्कवरी कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर कैथोड है हमारा और यहाँ पर हमारा एनोड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस डिस्चार्ज ट्यूब को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया? इलेक्ट्रॉन के केस में हमने देखा था कि यहाँ पर हमने जो है ना कैथोड रे के केस में यहाँ पर एनोड में परफोरेशन करवाए थे। लेकिन इस केस में जब हम कैनाल रेस की डिस्कवरी के बारे में बात करें, इस केस में हम कैथोड में परफोरेशंस करवाएंगे और हमारा जो है चार्ज पार्टिकल वो एनोड से कैथोड की तरफ आएगा और हम जो है ना यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रहे थे। ठीक है, एक फ्लोरोसेंट कोटिंग कर रहे थे। इस केस में कैथोड के साइड पे कोटिंग करेंगे और परफोरेशन भी कैथोड के साइड में करेंगे। और अब जो है रेज किधर से आएंगे? एनोड की तरफ से रेज आएंगे कैथोड की तरफ, और ये रेज इधर से आकर के जब इस परफोरेशन से होते हुए गुजरेंगे और यहाँ पर जिंक सल्फाइड के कोटिंग से जैसे ही टकराएंगे तो यहाँ एक ब्राइट स्पॉट हमें देखने को मिलेगा। तो ये है वो एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, इसको हमने इसीलिए बोला, यहाँ पर हमने मॉडिफिकेशन किया। डिस्चार्ज ट्यूब हमने वही लिया लेकिन हमने बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया यहाँ पर, इसीलिए बोला गया है मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और जो एनोड से जो रेज आ रहे थे उनको क्या बोला गया? कनाल रेज। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी होता है कनाल रेज का, और जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं ये देखते हैं हम लोग एक एक करके। Unlike cathode rays, mass of positively charged particles depends upon the nature of gas present in the cathode ray tube। देखिए, हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि आपको स्ट्राइक करना चाहिए वो बात जब मैं इन कनाल रेस का डिस्कशन करूंगी। मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पर देखिए, मैं बोल रही हूँ क्या, mass of positively charged particles depends upon nature of gas present in the cathode ray tube। These are simply the positively charged gaseous ion। देखिए, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि आपने कैथोड रेज को देखा था। कैथोड रेज नेचर पे डिपेंड नहीं करता और ना ही कि गैस का कौन सा गैस प्रेजेंट है इस पे भी डिपेंड नहीं करता और ना ही उस गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है उसका मास डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट। जो कैथोड रे ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है उसके नेचर पे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का मास डिपेंड करता है। ये बिल्कुल ठीक उल्टा है, क्योंकि हमने जब कैथोड रेज का एग्जाम्पल देखा था तो कैथोड रेज जो है वो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर बात करें हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बारे में तो ये जो है कैथोड रे ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्यों ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसमें जो ये एनोड की तरफ से जो ये रेज आते हुए दिख रहा है ये कुछ नहीं बल्कि ये जो गैस में प्रेजेंट आयंस हैं वो ही यहाँ पर ट्रैवल करके कैथोड की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि ये गैस के ही आयंस हैं इसीलिए ये गैस के नेचर पे डिपेंड करेंगे। आप गैस को चेंज कर दो तो इसका नेचर भी बदल जाएगा। समझ गए?
तो ये बात थी। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। अब चार्ज टू मास रेशियो जो है इन पार्टिकल्स का, वो भी किस पे डिपेंड करता है, कौन सा गैस प्रेजेंट है गैस ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। मतलब चार्ज टू मास रेशियो जो पार्टिकल का, वो डिपेंड करता है गैस, कौन सा गैस वो कहां से जो है वो गैस जो है ओरिजिनेट हुआ है, उस गैस पर डिपेंड कर रहा है। थर्ड पॉइंट जो है, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज। कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक मल्टीपल जो है, एक फंडामेंटल यूनिट का मल्टीपल कैरी कर रहे थे, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल चार्ज का फंडामेंटल यूनिट का मल्टीपल कैरी कर रहे थे कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये मैं क्या बोल रही हूं, ये आप समझोगे। अभी मैं आपको समझाती हूं एक सिंपल सा ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम देखेंगे। देखिए फोर्थ पॉइंट हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मिल्कन ऑयल ड्रॉपलेट जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझाऊंगी। वहां पर से ये बात आपको और अच्छे से क्लियर होगी। The behavior of these particles in the magnetic and electric field is opposite to that observed for electron or cathode rays। तो देखिए ये जो पार्टिकल्स है ना, इसमें ये जो बिहेवियर जो पार्टिकल को ऑब्जर्व किया गया मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इन्हें ऑब्जर्व किया गया इन पार्टिकल्स को, तो इनका बिहेवियर जो है ना वो बिल्कुल अपोजिट था इलेक्ट्रॉन से और कैथोड रे से। इसीलिए तो हम इन्हें बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से अलग बिहेवियर दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो the smallest and the lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton। तो जो सबसे smallest और जो सबसे lightest positive ion हमें मिला हाइड्रोजन से, उसे हमने कह दिया प्रोटोन। And before I move on to this, let me explain you Millikan oil droplet experiment। देखिए ये जो प्रोटोन का डिस्कवरी है ना, वो लगभग 1919 में हुआ था, ठीक है। तो चलिए पहले हम मिल्कन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट समझते हैं, इससे आपको है ना थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, आई विल अवॉइड दिस रीडिंग दिस पैराग्राफ। आप बस यहाँ पर ये देखो, डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये एक कंडेंसर है और यहाँ पर दो चार्ज प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पर जो दो चार्ज प्लेट लगाए गए हैं, ये एटोमाइजर है। इस एटोमाइजर को आप पुश करके इसमें से ना, इसमें देखिए ये जो जार है ना, इसमें इन यहाँ पर ना इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। और जब आप इसको पुश करोगे ना, तो यहाँ से ना फुहारे की तरह ऑयल ड्रॉपलेट्स इसमें इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। और इस टेलीस्कोप से हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें जो ना माइक्रोमीटर लगा हुआ है, आईपीस, माइक्रोमीटर आईपीस लगा हुआ है इस टेलीस्कोप में, ताकि हम और एकदम क्लियरिटी से देख पाए कि अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये जब ऑयल ड्रॉपलेट्स इसमें गिरेंगे ना इस प्लेट्स के पर, तो इससे हम ऑब्जर्व करेंगे इनका रेट ऑफ फॉल और इनका मास जो है ना हम लोग मेजर करेंगे, मतलब किस रेट से वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और इनका मास मेजर करेंगे। देखिए as written here, देखिए by measuring the rate of fall of these droplets, Millikan was able to measure the mass of oil droplets। मिलिकन जो है वो ना रेट ऑफ फॉल ऑफ जिस ड्रॉपलेट का मेजर करके उन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट्स का मास कैलकुलेट किया। और यहाँ पर क्या है ना, बाय मेजरिंग द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, इन्होंने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने अप्लाई किया। और एक्सरे को भी यहाँ पर, एक्सरे जो है यहाँ से भेजे इन्होंने, ये जो है एक्सरे का सोर्स है। और फिर इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा, क्या देखा कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे तो जो पार्टिकल का मोशन हो रहा था ना, तो वहां पर उन्होंने एक चीज जो है मेजर की। मेजर करके उन्होंने, उनको ये बात समझ में आई कि जब वो डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट ले रहे थे, तो एक चीज उन्हें कॉमन दिखी। क्या? जो मैग्नीट्यूड है ना इलेक्ट्रिकल चार्ज का, विच इज क्यू ऑन द ड्रॉपलेट्स, जो ऑयल ड्रॉपलेट पे जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, तो वो
इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज के। इंटीग्रल मल्टीपल मिल रहा था इलेक्ट्रिकल चार्ज के। मतलब क्या कि जो भी ये जो देख रहे हो ऑयल ड्रॉपलेट्स, इस पे ये देखो हमने इस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, यहाँ से एक्सरे भेजा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्लेट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ना ये चार्ज हो जाएंगे, ये जो है ना ऑयल ड्रॉपलेट्स ये चार्ज हो जाएंगे। और चार्ज होने के बाद इनमें इनके जो मेजरमेंट्स लिए, तो इनके मेजरमेंट्स लेने के बाद हमें ये पता चला कि इन पे जो चार्ज, इनका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, वो एक नंबर के ना, एक फंडामेंटल जो नंबर है उसका इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। मतलब एक नंबर है, एक फिक्स वैल्यू है, उसका बस इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। और वो नंबर क्या है? वो नंबर है इलेक्ट्रिकल चार्ज का। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है Millikan concluded that magnitude of electrical charge Q on the droplets is always an integral multiple of electrical charge, that is Q is equals to NE, where N is equals to 1, 2, 3 and so on. मतलब जो मैग्नीट्यूड था इलेक्ट्रिकल चार्ज जो कि Q है मैग्नीट्यूड, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल देखने को मिल रहा था किसका? इलेक्ट्रिकल चार्ज का। तो ये था ना, ये मिलिकन का ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट था। मैंने आपको और ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लो नॉलेज के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर ना दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ये हमने पढ़ लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा था, और ये जो पॉइंट है हमारा, इसमें यही एक्सप्लेन करा है इन्होंने, क्या कि देखिए पॉइंट, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। और यही इस पॉइंट में बोला जाता है कि कुछ चार्ज जो चार्ज पार्टिकल्स थे ना, वो एक फंडामेंटल यूनिट का जो है एक मल्टीपल कैरी कर रहे थे। इलेक्ट्रिक चार्ज जो था एक फंडामेंटल यूनिट का मल्टीपल कैरी करते, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज एज अ इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो निकल करके आ रहा था। आप 1, 2, 3 कर लो, बट एक चीज उनमें कॉमन थी, क्या थी? वो इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो दैट्स वाई से दिस पॉइंट। ठीक है, और बिहेवियर इनका कैसा था? इनका बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट हमें देखने को मिला, जो हमने कैथोड रे के केस में देखा था उससे बिल्कुल अलग था इसका बिहेवियर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कैनाल रेज और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब तो हमने कंक्लूड किया कि जरूर ये नेगेटिव चार्ज के अपोजिट है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो कैनाल रेज कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो तभी हमने जो है ना नाम दिया प्रोटॉन। तो यहां से होती है प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में। ठीक है, later we need as felt the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of matter। बाद में हमें पता चलता है कि सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही एक एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी एक और ऐसा पार्टिकल एटम में एग्जिस्ट करता है जो कि एटम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। और वो क्या है? वो है न्यूट्रॉन। 1932 में जेम्स शैडविक जो है, उन्होंने क्या किया? एक बेरिलियम का थिन शीट लिया। ठीक है, बेरिलियम का थिन शीट लिया, और इस बेरिलियम के थिन शीट पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के थिन शीट पे बम्बार्ड किया, और वहां से ये पता चला कि देखिए न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, एटम में, और जिनको उन्होंने न्यूट्रॉन बोला। इनका मास जो है ना, वो प्रोटॉन्स के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बस थोड़ा सा ज्यादा। और ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में। तो हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी है, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई है, हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स भी है बहुत सारे। तो अब आप ये बताओ, एक एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब सबके मन में ये ख्याल आ रहा है, सोच रहे हैं कि इनको अरेंज कैसे करेंगे एक एटम में। इनके ये जो पार्टिकल है उनका पोजीशन क्या होगा एटम में, मास क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ के, और भी बहुत सारी चीजें को पढ़ करके। तो चलिए एक एक करके समझते हैं।
उससे पहले आप ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो सिंबल ई होता है, इस पे चार्ज कितना होता है, -1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, और रिलेटिव चार्ज कितना होता है इस पे, रिलेटिव चार्ज मतलब हमने देखा कि इस पे भी इतना ही चार्ज है, इस पे इतना चार्ज है, नंबर्स तो सेम है ना, बस डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है ये और ये पॉजिटिव है, तो हमने रिलेटिवली इनका जो है चार्ज ले लिया -1 और +1। मास कितना है इलेक्ट्रॉन पे, 9.109382 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। और मास क्या है यूनिफाइड मास के टर्म में, तो 0.00054। और इसी तरीके से प्रोटॉन का और मास और एटॉमिक सॉरी चार्ज, एंड न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0, न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज भी 0, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो इट इज इक्वल्स टू 1.67429 674,927 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये तो बात हो गई न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक मॉडल है, तो अब हम पढ़ेंगे अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। जो ये जो हमने सवाल उठाए हैं कि आप एक एटम में इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को कैसे अरेंज करोगे, तो इन्हीं सवालों का जवाब जो है हम लोग कुछ मॉडल्स में देखेंगे। तो चलिए एक एक करके उस सारे एटॉमिक मॉडल्स को समझते हैं। पहला है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने 1898 में प्रपोज किया कि एटम possess a spherical shape, a radius approximately 10 to the power minus 10 meter, in which positive charge is uniformly distributed and the electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement। जे थॉमसन का कहना था कि एटम जो है एक स्फेरिकल शेप का होता है, जिसका रेडियस जो है विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, और इसमें जो है ना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे इसमें इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और इस थ्योरी को ना बहुत नाम से जाना, अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से, रेजिन के नाम से, रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से, वाटरमेलन मॉडल के नाम से। तो ये अलग अलग नाम जो है इस मॉडल का उस समय लोग बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर इस खास क्या है इस मॉडल के बारे में कि यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना इस एटम में, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और इनके ये इतने अच्छे से अरेंज होंगे कि इनके ये जो ओवरऑल जो इस पे आप चार्ज देखोगे वो क्या होगा, न्यूट्रल, नेग्लिजिबल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू सच अ मैनर, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है अरेंज किए गए हैं कि जो है ना वो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बना रहा है। जैसे कि आप देखिए, आप वाटरमेलन को देखो, वाटरमेलन में देखो ये है ना सीड्स ऐसे 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 ऐसे, तो बिल्कुल इस तरीके से उन्होंने बोला कि इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। या फिर आप पुडिंग देख रहे हो ये, तो यहाँ पर देख रहे हो ये, तो इन्होंने बोला बिल्कुल एटम भी हमारा ऐसे होता है और इसी के अंदर ये जो पार्टिकल्स है बिल्कुल ऐसे ही अरेंज होते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इट कैन बी विजुअलाइज्ड, हमने देखा अभी वाटरमेलन को और पुडिंग के केस में, और क्यों नाम पड़ा है इनका ऐसा ये भी समझ सकते हैं हम। तो एन important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। एक important feature जो है इस एटम का, इस एटॉमिक मॉडल का निकल कर के आता है कि जो मास है ना एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एटम। एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम। ठीक है, although this model was able to explain overall neutrality of the atom, हालांकि ये मॉडल जो है एटम का ओवरऑल न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन करने में तो सफल रहा, लेकिन जो है इसका रिजल्ट जो है अदर एक्सपेरिमेंट के साथ कंसिस्टेंट नहीं था। थॉमसन को नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में 1906 में, इनके कुछ एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन और थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्शन बाय गैसेस, इन पे जो इन्वेस्टिगेशंस किए थे उन्होंने, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था
1906 में। तो देखिए थॉमसन मॉडल तो हम थॉमसन जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम तो हमने देख लिया। इन्होंने सिंपल बोला कि एक स्फेयर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे एकदम डेकोरेटेड होंगे कि इनका ओवरऑल जो है चार्ज वो न्यूट्रल होगा और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो ये तो बात हो गई जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में। इस मॉडल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इस बॉक्स पे ध्यान दे दें, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताऊंगी। देखिए, certain elements which emit radiations on their own are named this phenomena as radioactivity। कुछ एलिमेंट्स है ना वो रेडिएशन इमिट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो रेडिएशन इमिट करते हैं, तो इस फेनोमेना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं उन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड फाउंड दैट अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स कैरिंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये जो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज ये सारे कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेज है ये सब। तो जो रदरफोर्ड हैड फाउंड दैट कि जो अल्फा रेज है ना वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो है वो कैरी करते हैं, कैरिंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास। 2 यूनिट इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इनका एटॉमिक मास कितना होता है, 4 यूनिट। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना वो हीलियम न्यूक्लियाई होगा। जब अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके एक हीलियम गैस बनाएगा। वैसे ही बीटा रेज कैसे होंगे, अल्फा रेज कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और बीटा रेज कैसे है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। सिमिलर जैसा कि इलेक्ट्रॉन होता है वैसा। अब देखिए गामा रेज के बारे में बात करें तो गामा रेज जो है ना वो हाई एनर्जी रेडिएशंस वाले रेज है, जैसे कि एक्स रेज हो गया। ये ना न्यूट्रल होते हैं नेचर में एंड ये इनमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता। As regarded penetrating power of alpha particles are the least, followed by beta rays that is 100 times and that of alpha particles and gamma particle 1000 times of that of alpha particles। देखिए यहाँ पर बोला गया है जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है ना, मतलब किसी में से ऐसे करके पेनिट्रेट, इसके अंदर चले जाना, पेनिट्रेट कर जाना। तो जो पेनिट्रेटिंग पावर है ना, अल्फा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ी कम होती है और अल्फा रेस से थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी नहीं, 100 टाइम्स ज्यादा होती है बीटा रेस की। और बीटा रेस से भी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, मतलब 1000 टाइम्स ज्यादा होती है गामा रेस की। ठीक है, तो ये हमने अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस अभी देखा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।